बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ खान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप लोग जहाँ जहाँ भी बखैर आफियत भी होंगे और खुश खुरम भी होंगे। और हमारी इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान में बहुत सर्दियाँ पड़ रही हैं, इंडिया में भी, तो सर्दियों से भी खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। ड्राई फ्रूट्स का मौसम है, इंजॉय कर रहे होंगे। और जब आप ड्राई फ्रूट से लुत्फ़अंदोज़ हो तो हमें भी याद रखिएगा। शुक्रिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हमारी आपसे इल्तिमास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स ज़रूर भेजें। हमारी कोशिश होगी कि आपके कमेंट्स का फर्दर जवाब दिया जा सके। शुक्रिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के मौज़ूआत की जानिब। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि 2-3 मौज़ूआत होते हैं और मौज़ूआत आजकल इतने ज़्यादा हैं और इतनी तेज़ी से डिवेलपमेंट्स होती हैं कि अगर दिन में हम 4 दफ़ा भी वीडियो करें तो वो भी कम होगा। लेकिन क्योंकि हमें वक्त भी इजाज़त नहीं देता और मसरूफियात भी इजाज़त नहीं देती, तो हम तो अपने उसी एक वीडियो के साथ स्टिक हुए हैं। लेकिन कोशिश होती है कि उसमें मौज़ूआत 2-3 कम अज़ कम उस पर हम बात कर सकें। तो मेरा सबसे पहला मौजू आज का है PTI के साबका डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी। कासिम सूरी के नाम से आप सब लोग बखूबी वाकिफ़ है और उन्होंने उस वक्त शोहरत हासिल की जब इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी। और उन्होंने तहरीक अदम एतमाद के वक्त, वोटिंग के वक्त, जब उसके ऊपर रायशुमारी होनी थी पार्लियामेंट के अंदर, तो उसको वोटिंग कानून और आइन के तहत वोटिंग कराने के बजाय उन्होंने आइन और कानून के खिलाफ वर्जी की और उस तहरीक को यकसर 1 मिनट के अंदर अंदर ही अपने एक रूलिंग के तहत मुस्तरद कर दिया कि ये तहरीक जो है गैर आइनी है। जिसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने फौरी एक्शन लिया और असम्बली की तहरीर और कासिम सूरी की जो रूलिंग थी उसको गैर कानूनी, गैर आइनी करार दे दिया। और उन्होंने ये भी रिकमेंड किया कि इसकी तहकीकात की जाए और उसके ऊपर जो है कासिम सूरी साहब बादी नज़र में आइन की आर्टिकल 6 के मुर्तकिब हुए जिसमें गद्दारी की दफ़ा शामिल होती है। और ये बात आज क्यों याद आई, क्योंकि गुज़श्ता 2 रोज़ पहले उनके खिलाफ एक केस जो है ना काफ़ी सालों के बाद सुप्रीम कोर्ट में आया, जो कि बहुत सालों से सुप्रीम कोर्ट में ही दबा हुआ था। और वो केस था उनकी नाअहली का। आपको याद कराता चलूँ कि कासिम सूरी साहब ने जब 2013 के इलेक्शन में जीते थे और वो उसके बाद PTI के टिकट पर जीते और उसके बाद PTI के डिप्टी स्पीकर मुंतखब हुए पार्लियामेंट में, तो उसके खिलाफ उनके हरीफ ने एक आइनी दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में रोजगारी पेश की थी, जिसके तहत उन्होंने धांधली का इल्ज़ाम लगाया था। और इलेक्शन कमीशन की तहकीकात के बाद और नादरा की जो फाइनेंस थी, नादरा जो हमारे NIC वगैरह का डाटा इकट्ठा करता है और हर पाकिस्तानी शहरी का डाटा उनके पास होता है, उनकी फाइनेंस के मुताबिक कासिम सूरी साहब के जो वोट थे उनके ऊपर जो अंगूठों के निशानात थे वो गलत निशानात लगाए गए थे। और बल्कि वो तो नादरा उस वक्त का इस हद तक चला गया कि उन्होंने कहा कि बाज़ वोट्स के ऊपर हाथ की बजाय पाँव के निशानात थे, यानी कि पाँव का जो अंगूठा होता है उसके निशान लगाए गए थे। यानी कि अक्सर बेईमानी की गई थी और तकरीबन ये गलबत 68,000 वोट्स की बात की गई थी कि उनके जो निशानात हैं अंगूठों के, वो वोट कुरिंदा जो होता है, जिससे वोट देना होता है, जिसकी तफसीलात बयान की गई थी, उनके निशानात से नहीं मिलते। तो उस वक्त के जो ट्रिब्यूनल था इलेक्शन कमीशन का, उन्होंने सूरी साहब को नाअहल करार दे दिया था और उनके सीट को जो है ना वो ख़त्म कर दिया था, उनको असम्बली के रुकनियत से मुअत्तल कर दिया था। लेकिन सूरी साहब जो है हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने उनको स्टे आर्डर दे दिया, यानी कि उनका जो मुअत्तली का फैसला था वो मुअत्तल करके उसको स्टे आर्डर दे दिया कि फर्दर केसेस के फैसले तक ये अपना असम्बली की रुकनियत पर बहाल होती हैं। मगर वो स्टे आर्डर ही रहा। असम्बली की मुद्दत ख़त्म हो गई। कासिम सूरी डिप्टी स्पीकर के मज़े लेते रहे, उस पर्क्स को और पर्क्स को और उन फैसिलिटीज़ को एंजॉय करते रहे जो डिप्टी स्पीकर की सूरत में उनको मिल रही थी। और पूरा उनका टेन्योर जो था असम्बली का वो स्टे आर्डर पर ही चला और किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उस स्टे आर्डर को जो है वो कोर्ट में उसकी जो है वो हेयरिंग की जाए और उसके ऊपर केस के ऊपर कोई फैसला किया जाए। क्योंकि आपको पता है कि क्या वजह थी, कोर्ट जो थी वो किसकी थी, अता मोहम्मद बंदियाल साहब की। उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अब नए चीफ जस्टिस साहब आए हैं तो उन्होंने पुराने सालों दबे हुए जो मुकदमात थे, फाइलों में जो दबे हुए थे और वो फाइलें जो है ना वो गर्द के कंबार तरह दब रही थी, उनको निकलवाया और उन मुकदमात में कासिम सूरी साहब का मुकदमा आया। और जब ये मुकदमा चीफ जस्टिस साहब के सामने पेश किया गया, उस बेंच के सामने जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस साहब खुद कर रहे थे,
तो वो एकदम हैरान भी हुए और बहुत गुस्से भी कि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात का ये हाल है कि इतने अहम मुकदमात जो है वो लोगों के किस्मत से लोग खेलते रहते हैं और उनके ऊपर जो है ना वो इस तरह के केसेस होते हैं और उनका कोई फैसला नहीं होता, तो ये कैसे हो सकता है। और उन्होंने कहा कि क्यों ना सुप्रीम कोर्ट के जो उस वक्त के जजेस थे उनके खिलाफ भी इंक्वायरी की जाए। और कासिम सूरी साहब के ऊपर तो आर्टिकल 6 जो है ना वो रिकमेंड की गई थी, उसके बारे में कोई तहकीकात नहीं हुई और ना ही उनके ऊपर इस तरह की दफ़ा लगाई गई। तो उन्होंने कासिम सूरी साहब को अपनी ज़ाती हैसियत में कोर्ट के सामने पेश होने का हुक्म दिया है। गालबन कोई 2-3 दिन के बाद उन्हें कोर्ट में पेश होने का हुक्म है और उसका फैसला भी उम्मीद है कि जल्द आ जाएगा। लेकिन बात यह है कि इतने लंबे अरसे तक अगर मुकदमात जो है ना वो दबे रहते हैं, एक अहम मुकदमा था, ये एक अहम सीट के ऊपर वो फैज थे और उसी सीट का केस था कि वो इसके अहल नहीं है, और एक नाअहल शख्स अगर अहल होके अपना 5-6 साल वहाँ पर मज़े करता रहे और उसके बाद उसको दोबारा नाअहल कर दिया जाए तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्या अदालत आला अदलिया जो है इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो जाएगी, या वो जज साहब इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होंगे जिन्होंने इनको अहल करार दिया था? ये सवाल आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। दूसरी चीज़ जो थी वो अब मैं आऊँगा इमरान खान साहब की ज़ात के ऊपर, जो उनके ऊपर मुकदमात चल रहे हैं इसके अंदर अडियाला जेल में जो केसेस की समाअत हो रही है उसमें उनको कुछ रिलीफ मिल रहे हैं, लेकिन रिलीफ इमरान साहब की बजाय उनकी पार्टी को तो ज़्यादा मिल रहे हैं, क्योंकि उनके काफ़ी सारे अरकान जो है उनको इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिया गया है। उसमें परवेज़ इलाही साहब भी शामिल हैं जो कि PTI के सदर भी हैं, उनको भी पहले नाअहल करार दिया गया था, उनके कागजात मुस्तरद हो गए थे, अब उनके कागजात बहाल कर दिए गए हैं। और 2-3 और भी इनके लीडर हैं लाहौर से, उनके कागजात भी जो है ना वो बहाल कर दिए गए और उनको इलेक्शन लड़ने का अहल करार दे दिया गया है। तो अब बात जहाँ पर आती है कि ये सहूलतें उनको मिल रही हैं, लेकिन इमरान साहब जो है उनके ऊपर लगता है कि जेल का असर हो गया है और वो इस वक्त शदीद तनाव का जहनी तनाव और शदीद इसराब के आलम में है, क्योंकि उनकी हरकतें जो है वो इसी तरह बता रही हैं कि जब इंसान इंतहाई परेशान होता है, इंतहाई टेंशन का शिकार होता है, एंग्जाइटी का शिकार होता है, तो फिर वो इस तरह की हरकतें करता है। जैसे कि इमरान साहब आजकल वहाँ पर जब कैमरे सामने आते हैं तो वो हाथ हिला कर कहते हैं ओ कर्नल, वो मेजर साहब का हुक्म आ गया है। इस तरह की हरकतें जो है ना वो कोई संजीदा शख्स जो इस तरह के वज़ीर आज़म के ओहदे तक फैज़ रह चुका और एक बड़ी पार्टी का चेयरमैन भी हो, इससे तो इस तरह की हरकतें जो है उनकी उम्मीद नहीं की जा सकती। वैसे तो इमरान साहब से हर किस्म की हरकत की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन ये बावलापन और पागलपन की हरकतें जो है उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती थी जो वो आजकल कर रहे हैं। तो अगर ये गैर इसरारी तौर पर कर रहे हैं, इसरारी तौर पर गैर इसरारी तौर पर कर रहे हैं, तो फिर यही कहा जा सकता है कि जेल के शब रोज़ जो है उनके नर्व्स पर, उनके असाब पर असरानंदाज हो गए और वो अपने असाब उनके टूटना और चटकना शुरू हो चुके हैं। साथ साथ वो बार बार अखबारी नुमाइंदे जब उनसे इंटरेक्शन होता है समात के मौके पर तो वो बार बार एक ही चीज़ दोहराते हैं कि वो तो 19 महीने से पता नहीं कब से जो है ना वो पैगामात भेज रहे हैं, वो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। किससे? एस्टेब्लिशमेंट से, यानी कि आर्मी से। वो आर्मी जिसके खिलाफ वो हर रोज़ बयानात देते हैं, वो आर्मी जिसके खिलाफ उन्होंने 9 मई का वाक़या किया, वो आर्मी जिसको हर किस्म की गालम गलोच उन्होंने की जिनके खिलाफ, वो आर्मी जिसके खिलाफ उन्होंने पूरी कौम के जज्बात को उभारने की कोशिश की, वो आर्मी जो उनको अपने कंधों पर सवार करके वज़ीर आज़म जिससे बनाया था, उसके बाद जब ये वज़ारत उज़्मा से उतरे थे उन्होंने पूरे का पूरा अपना मलबा जो है ना वो आर्मी चीफ के कंधे पर डाल दिया। अब ये दोबारा उनसे मुज़ाकरात के लिए तैयार हो रहे हैं। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, क्या कहें आपकी अकल को। और दूसरी चीज़ ये है कि ये उसी आर्मी के बारे में ये भी कहते हैं कि उनको सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, उनको कौम के सियासी मामलात से दूर रहना चाहिए और उसमें किसी किस्म का मामलात में हिस्सा ना लें और इन मामलात को जो है अवाम के ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो फिर जब इन मामलात को आप मुतालबा करते हैं कि आर्मी इसमें मुदाखलत ना करे और इन मामलात को अवाम के ऊपर छोड़ दे, तो फिर आप भी उन पार्टी के साथ गुफ्तगू करने की कोशिश नहीं करते कि जो इसी निज़ाम का हिस्सा है, जो सियासी निज़ाम में हिस्सेदार हैं, जो आपके मुकाबले में खड़े हुए हैं, और उनके साथ आप बैठ के गुफ्तगू शुरू करने के लिए तैयार क्यों नहीं होते। सियासतदान का काम होता है कि हमेशा सियासी तौर पर दूसरी पार्टियों के साथ बैठ के गुफ्तगू शुरू करते हैं, उनके साथ मुज़ाकरात किए जाते हैं, कुछ ले और कुछ दे की बुनियाद पर फैसले होते हैं और सारे फ़रीक़ीन जो है ना वो मुतमईन हो जाते हैं। मगर एक तरफ आप उनके साथ बैठ कर बात करने को तैयार नहीं और दूसरी तरफ आप आर्मी के दरवाजे खटखटा रहे हैं, और उस वक्त आप दरवाजे खटखटा रहे हैं जब आर्मी आपकी दस्तक का कोई जवाब नहीं दे रही। ऐसा क्यों और ऐसा कब तक होगा। तीसरे नंबर पर तीसरा मौजू है हमारा बिलावल भुट्टो साहब, जिनकी इलेक्शन की कैंपेन जो है तूफ़ानी अंदाज में जारी है, और कल ही उन्होंने एक और PTA को एक
جھٹکا دیا ہے، اس میں ان کے جو ایک سینیٹر ہیں سندھ سے سیف ابرو صاحب، جو ایک بہت بڑے سرمایہ دار بھی ہیں، انہوں نے جو ہے اپنے وہ الیکشن لڑ رہے تھے اور انہوں نے پی ٹی آئی کی ٹکٹ سے دستبردار ہو کر انہوں نے بلاول بھٹو کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے، پی ٹی یعنی کہ پیپلز پارٹی کے امیدوار کی وہ حمایت کا انہوں نے اعلان کر دیا۔ تو اس طرح کے جھٹکے بلاول بہت زیادہ پارٹیز کو دے رہے ہیں، اور پارٹیز بھی ہیں جیسے مسلم لیگ نون وغیرہ ہے، اس میں بھی یہی چیز چل رہی ہے، ان کے بھی کافی سارے جو لوگ ہیں کارکن ہیں، ایکٹیو کارکن ہیں، وہ پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں اور کرنے کے لیے پر بھی تول رہے ہیں۔ اب الیکشن میں کچھ ہی دن باقی ہیں، 4 اور 13 دن باقی ہیں، 8 تاریخ کو الیکشن ہونا ہے، 8 فروری کو، آج غالباً 26 ہو گئی ہے۔ تو اس کے جواب میں اب جو ہے وہ آپ کی مریم بی بی وہ بھی بولنا شروع ہو گئی ہیں، لیکن بلاول نے تو آج تک نام کسی کا نہیں لیا، وہ صرف اشاروں کلام میں بات کرتے ہیں۔ مریم بی بی نے تو کھل کر بلاول کے خلاف بلاول کا نام لے کر تقریریں کرنا شروع کر دی ہیں۔ لیکن بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر مسلم لیگ اپنے آپ کو ایک قومی نمائندہ جماعت کہتی ہے اور پیپلز پارٹی کو صوبائی جماعت کا تانا دیتی ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مسلم لیگ نون کے قول و فعل میں کیا تضاد ہے۔ قول و فعل میں تضاد یہ ہے کہ مسلم لیگ نون بھی اس وقت جو ہے صرف پنجاب کے حد تک کی بات کر رہی ہے، نواز شریف ہو، شہباز شریف ہو یا مریم نواز ہو، یہ سارے صرف اور صرف پنجاب کی بات کرتے ہیں۔ اور جب بلاول پنجاب میں آ کے الیکشن کے لیے انہوں نے کاغذات جمع کرائے اور انہوں نے اپنی مہم شروع کی، تو مریم بی بی نے یہ کہا کہ یہ یہاں پر کیا کرنے کے لیے آیا ہے پنجاب میں، مینز کہ یہ مسلم لیگ کی سیاست جو ہے نا اب صوبائی سیاست کا رنگ اختیار کر گئی ہے، اور بلکہ اب تو ہر پارٹی تقریباً صوبائی سیاست کا رنگ اختیار کرتی جا رہی ہے۔ بے نظیر شہید کی شہادت کے بعد، جب تک بے نظیر تھی تو ایک نعرہ بہت مقبول ہوا تھا، بے نظیر چاروں صوبوں کی زنجیر، بے نظیر، اور وہ واقعی مرحومہ چاروں صوبوں کی زنجیر تھیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ چاروں صوبوں کی زنجیر تھیں، اور اس وقت تک پیپلز پارٹی چاروں صوبوں سے سیٹیں بھی لیتی تھی، اور وہ چاروں صوبوں کو متحد کرنے کی بات کرتی تھی اور پاکستان کی وفاق کی بات کرتی تھی اور پاکستان کی سلامتی کی بات کرتی تھی۔ مگر اس کے بعد پیپلز پارٹی جو ہے نا انہوں نے پنجاب کا میدان چھوڑ دیا، باوجود وہ سندھ تک محدود ہو گئے۔ جو مسلم لیگ نون ہے، انہوں نے جو ہے وہ اپنا پنجاب کا نعرہ اب لگانا شروع کر دیا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور پریکٹیکلی بھی ایسے ہی ہے کہ بلاول نے تو پھر دوبارہ ریوائیول کرنے کی کوشش کی ہے، پیپلز پارٹی کو ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ پنجاب کے حد تک۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ جہاں پر انہوں نے آ کے الیکشن لڑنے کے لیے بھی اپنے جو ہے نا ایک حلقہ منتخب کیا اور اس سے الیکشن بھی لڑ رہے ہیں۔ حالانکہ ان کی پارٹی بالکل انتہائی پاپولر نہیں ہے اس پنجاب میں، اب کچھ وہ پاپولیرٹی حاصل کر دی ہے، لیکن کہ وہ پاپولر پارٹی کا روپ اختیار کرے۔ مگر پھر بھی انہوں نے ایک رسک لیا، اور ایک بڑے لیڈر جو ہوتے ہیں پارٹی کے، عام طور پر جو سربراہ یا کوئی بھی بڑا لیڈر ہوتا ہے، وہ رسک کی سیٹ پر الیکشن نہیں لڑتا، وہ ہمیشہ اس سیٹ پر الیکشن لڑتے ہیں جس میں ان کو 100% کانفیڈنس ہوتا ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ جانتا ہے کہ یہ اس میں ان کی کیا مصلحت ہوتی ہے یا کیا سائیکی جو ہے نا کار فرما ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ لیڈر کے طور پر الیکشن ہار گئے تو ان کے نام پر ایک دھبا لگ جائے گا، لیکن بلاول بھٹو نے ایک رسک لیا، اور اس رسک میں وہ کامیابی حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ وہ پارٹی جس کی کوئی بھی جو بھی اس کی جو نا وہ کیا کہتے ہیں کہ گراؤنڈز کے اوپر کوئی حقیقت نہیں تھی، کوئی موجودگی محسوس نہیں کی جا رہی تھی پنجاب میں، اب اس کی موجودگی بھی محسوس کی جا رہی ہے۔ اور اب تو یہ تک کہنا شروع ہو گئے لوگ کہ مقابلہ تو صرف 2 پارٹیوں میں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے درمیان۔ تو کسی زمانے میں یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کا تو نام ہی کہیں پر نہیں ہوتا تھا۔ تو دوسری طرف اگر شہباز شریف صاحب کو دیکھا جائے تو انہوں نے کراچی کے حلقے میں کاغذات جمع کرائے اور اس کے بعد وہ کاغذات واپس لے لیے۔ اور بھئی اگر آپ کو شکست کا بھی یقین تھا کہ آپ نہیں جیت سکیں گے، لیکن آپ کو شکست ہونے سے کیا ہو جاتا؟ پہلے بھی آپ نے کراچی سے شکست کھائی تھی، مگر پھر وزیر اعظم بھی آپ بنے، آپ کو کسی نے روک لیا نہیں، ایسا کوئی بات نہیں ہے۔ شکست اور فتح یہ ہوتی رہتی ہے، لیکن آپ کو کم از کم سندھ کے صوبے کے ساتھ سالیڈیرٹی کے طور پر، کراچی شہر کے ساتھ سالیڈیرٹی کے طور پر وہاں پر اگر آپ نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے تو ان سے واپس نہ لیتے، بلکہ آپ الیکشن لڑتے۔ جیت اور ہار جو تھی وہ عوام کے ہاتھ میں تھی اور اللہ کے ہاتھ میں تھی، اللہ کے اختیار میں اور عوام کے ہاتھ میں۔ تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی پھر جو ہے نا کوشش کر رہی ہے کہ وہ ایک نیشنل پارٹی کے طور پر، قومی پارٹی کے طور پر قومی دھارے میں شامل ہو کر الیکشن لڑے، اور اگر وہ اس میں کتنے % کامیابی حاصل کرتی ہے یا نہیں کرتی، مگر ان کے جو مورز نظر آ رہے ہیں مجھے وہ یہ ہے کہ اگلے الیکشن میں پھر پیپلز پارٹی چاروں صوبوں سے ہی
الیکشن بھی لڑے گی اور چاروں صوبے میں اس کو پذیرائی بھی ملے گی اور وہ پھر ایک عوامی نیشنل اور قومی پارٹی کے طور پر قومی دھارے میں شامل ہوگی. آج تک کے لیے اتنے کافی ہے. انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی ناصر ہو. اللہ نگہبان. اللہ حافظ. السلام علیکم اور شکریہ.